नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का अंतिम टॉपिक, जिसका नाम है कोलिजन, टक्कर या संघट्ट जिसको कह सकते हैं। विशेषकर अपन इसको भौतिक विज्ञान की परिभाषाओं से संबंधित परिभाषाएं देंगे और टक्कर होती किस प्रकार की है और उनसे संबंधित उनके संवेग, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से या मोमेंटम के हिसाब से कोलिजन कितने प्रकार का होता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी रहती है कोलिजन होने के बाद, ये सब बातें करेंगे। तो कक्षा 11 के आज चैप्टर नंबर 6 का अंतिम टॉपिक है जिसका नाम है कोलिजन। चर्चा करते हैं अपन आज के टॉपिक में। क्लास 11th है अपने पास, सब्जेक्ट अपना है फिजिक्स और चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं 6। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक है वो है कोलिजन। टक्कर। परिभाषा क्या हो जाएगी? अपन कह सकते हैं कि जब दो पार्टिकल या दो कण एक दूसरे की ओर गति करते हैं, when two particle moves towards to each other, then due to mutual interaction के कारण या तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, या इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या फिर इनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अगर इन चारों में से कोई भी चेंज हो जाए तो हम कहेंगे ये प्रोसेस कहलाती है कोलिजन। अर्थात डेफिनेशन अपनी बन जाएगी when two particles moves to each other, then by the mutual interaction between them, their velocity, kinetic energy, direction may changed, then this type of process is called collision। यानी हम कह सकते हैं जब दो पिंड एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो अपन कह सकते हैं जब दो पिंड एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो पास में आने पर उनके मध्य अन्योन्य क्रिया का मतलब नज़दीक आने से या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर जैसे दो चार्ज पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है दूसरा प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जब पास में आएंगे तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी वो दूर हट जाएंगे। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो भी वो दूर हट जाएंगे, यानी कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। और वहीं अगर दो पिंड की बात करूं पार्टिकल्स की, तो वो आके टकराएंगे ऐसे, जैसे दो गाड़ियां आके टकराती है, उनका भी कोलिजन होता है। लेकिन कोलिजन को फिर हम डिफाइन कर देंगे। कोलिजन दो प्रकार का है, एक तो होता है इलास्टिक और एक होता है इनइलास्टिक। इलास्टिक में क्या होगा कि कोई ज़रूरी नहीं है वो पास में आए और कॉन्टैक्ट में आए। इट इज़ नॉट एसेंशियल इन कोलिजन दैट द पार्टिकल आर कम्स इन कॉन्टैक्ट में आना कोई ज़रूरी नहीं है। और वहीं जैसे इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें
कोई कांटेक्ट में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों ही कंडीशंस होती है। तो हम कहेंगे अभी इसमें कि उनके मध्य म्यूचुअल इंटरेक्शन यानी अनोन्य क्रिया होने से उनके क्या क्या बदल जाते हैं भाई, वेग, गतिज ऊर्जा, दिशा आदि बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को टक्कर या संघट्ट कहते हैं। एक बात और लिखनी है कि टक्कर में यह आवश्यक नहीं है कि कण यानी कि पिंड पास में आने पर संपर्क में आए। कोई स्पर्श करना जरूरी नहीं है, संपर्क का मतलब स्पर्श करे, ठीक है, संपर्क में आए। तो हम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट एसेंशियल दैट when particle comes near to each other then they comes in contact। ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट एसेंशियल। तो ये तो हो गई कोलिजन की डेफिनेशंस। अब कहेंगे कोलिजन्स के टाइप क्या क्या है। तो कोलिजन्स के टाइप में अपने पास दो प्रकार की कंडीशंस आ जाएगी, एक आ जाएगी इलास्टिक और एक आ जाएगी इनएलास्टिक, जिसको हम कह सकते हैं प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। तो नीचे वाला लाइन में लिख दीजिए, संवेग तथा गतिज ऊर्जा के आधार पर टक्कर दो प्रकार की होती है। संवेग तथा गतिज ऊर्जा के आधार पर गतिज ऊर्जा के आधार पर टक्कर दो प्रकार की होती है। Collisions are two kinds on the basis of momentum and kinetic energy। कौन कौन सी भाई? नंबर एक इलास्टिक कॉलिजन, एक नंबर तो ये। नंबर एक को हम क्या कह सकते हैं? प्रत्यास्थ टक्कर। नंबर दो क्या कह सकते हैं बच्चों? इनएलास्टिक। इनलास्टिक भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, इनएलास्टिक या इनलास्टिक। अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। बात करेंगे सबसे पहले हम प्रत्यास्थ टक्कर की, कि प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर नंबर एक की बात चल रही थी। इलास्टिक कोलिजन्स, इसमें क्या आ जाएगा? जब दो पिंड
परस्पर टक्कर करते हैं तो इनके टक्कर से पूर्व व पश्चात, ये लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, टक्कर से पूर्व व पश्चात संवेग तथा गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसे प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। When two particles collides with each other, then the linear momentum and kinetic energy before and after collisions remain conserved कह दो, CONSERVE, remain conserved, then this type of collision is called elastic collision। अब इसमें कह देते हैं अभी किस प्रकार की कंडीशंस आती है। हम कह देते हैं माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है। लेट two masses of particle have m1 and m2 mass. Their initial velocity का मतलब बिफोर कोलिजन। इनिशियल का मतलब क्या है? बिफोर कोलिजन। इनिशियल velocities are u1 and u2, and after collision the velocities are v1 and v2। हिंदी में लिख सकते हो। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है, टक्कर से पूर्व उनके वेग u1 व u2, टक्कर से पूर्व उनके वेग u1 तथा u2 व टक्कर के पश्चात इनके वेग v1 तथा v2 है। तब प्रत्यास्थ टक्कर में देन इन इलास्टिक कोलिजन, लिख दो ये बात, देन इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा भाई? इन इलास्टिक कोलिजन में देखो, देन इन इलास्टिक कोलिजन पहला क्या होगा? संवेग संरक्षण, जिसको हम रेखीय संवेग संरक्षण भी कह सकते हैं, एक ही बात, क्योंकि टक्कर लीनियर के रूप में करेंगे। रेखीय संवेग संरक्षण नियम से बाय लीनियर कंजर्वेशन ऑफ बाय लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन। कोलिजन से पहले देखो, कोलिजन से पहले प्रथम पार्टिकल का मोमेंटम m1 इंटू u1,
दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम m2 u2, पहले कण का संवेग m1 u1, दूसरे कण का संवेग m2 u2 बराबर कोलिजन के बाद पहले कण का संवेग m1 v1 प्लस m2 v2, ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 2 नंबर अपन क्या कह देंगे, गतिज ऊर्जा संरक्षण से बाय काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। लो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन में क्या हो जाएगा, पहले कण की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी m1 u1 का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी u है, मास m1 है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर, v की जगह हमारे पास है u1 पहले कण का। दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है m2 u2 का स्क्वायर बराबर कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी बदल जाती है, मास तो m1 है, वेलोसिटी होगी v1 का स्क्वायर, u1 की जगह क्या हो गया टक्कर के बाद v1 प्लस u2 की जगह क्या हो गया v2। ये लो बच्चों, ये किस में लागू होता है, प्रत्यास्थ टक्कर में लागू होता है। किस में लागू होता है, प्रत्यास्थ टक्कर में। अब देखते हैं प्रत्यास्थ टक्कर, इसमें चित्र भी बना दो बनाना चाहो तो, हालांकि आगे फिर से ये टॉपिक आएगा हेड ऑन कोलिजन, यानी कि सम्मुख टक्कर, एक दूसरे के आमने सामने आके टकराते हैं, वो भी प्रत्यास्थ स्थिति में, तब क्या कंडीशन होती है, और ओब्लिक्यू तिर्यक रूप से आके टकराते हैं तब क्या होती है। देख लो एक बार थोड़ा, ये प्रथम पिंड है, मास इसका m1 है, वेलोसिटी इसकी इनिशियल u1 है। ये दूसरा पिंड है, दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है, वेलोसिटी इसकी u2 है। यहाँ इनकी कोई टक्कर हो गई, टक्कर होने के बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी तो रह गई है v1, मास हो गया m1 पहले से जितना था उतना ही, दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी बदल कर हो गई v2, मास हो गया m2। तो कहने का मतलब ये स्थिति है। अब इस पार्टिकल का मोमेंटम देखना चाहो तो m1 u1, इस कण का मोमेंटम देखना चाहो तो m2 u2 बराबर ये इसका मोमेंटम m1 v1 पहले वाले का, दूसरे वाले का टक्कर के बाद m2 v2। ऐसे ही गतिज ऊर्जा का सूत्र, पहले कण में वेग कितना है u1, तो मास कितना है m1, तो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2, ये टक्कर से पहले दोनों का कुल गतिज ऊर्जा है। फिर ऐसे ही ये का टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा है, ये भी कंजर्व रहती है, मतलब बराबर रहती है। कंजर्वेशन का मतलब होता है टक्कर से पहले और टक्कर के पश्चात बराबर रहे। चलो अब बात करते हैं अपन इनइलास्टिक कोलिजन की, अप्रत्यास्थ टक्कर की। नंबर 2 आ जाएगा अप्रत्यास्थ टक्कर, लिख दो अप्रत्यास्थ टक्कर नंबर 2। अप्रत्यास्थ टक्कर में अपन बात कर सकते हैं कि टक्कर से पूर्व तो ये लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा और गतिज ऊर्जा है वो अनकंजर्व रहेगी, नॉन कंजर्व रहेगी। यदि टक्कर से पूर्व व पश्चात कणों का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, परंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। अपन कह सकते हैं इन कॉलिजन बिफोर एंड आफ्टर collision the linear momentum remain constant या फिर कंजर्व, remain constant but the kinetic energy does not remain constant। constant का मतलब कंजर्व, ठीक है। then this type of collision is called inelastic collision।
इनलास्टिक कोलिजन। एक बात और लिखनी है, इसी में लिख दो चाहे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या लिखेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, हिंदी में कह देंगे पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। इसमें क्या होता है कि टक्कर के पश्चात कण परस्पर चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। हम कहेंगे टक्कर से पूर्व व पश्चात संवेग, तो संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है, परंतु टक्कर के पश्चात कण परस्पर चिपक जाते हैं, कण परस्पर चिपक जाते हैं। कण परस्पर चिपक जाते हैं या संयुक्त रूप से गति करने लगते हैं, जिससे गतिज ऊर्जा असंरक्षित रहती है। इसे या इस टक्कर को क्या कहते हैं? पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में और लिख दो, कह देंगे when two particle collides, then after collision the particles stick together, स्पेलिंग टुगेदर की गलत, स्टिक टुगेदर और रिमेन टचेज, stick together or remain touches and move, then this type of collision is called perfectly inelastic collision। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं हेड ऑन कोलिजन की।
या इसमें कुछ लिख लेते हैं। लेट, इसी में लेट m1 m2 मास ऑफ पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी u1 and u2 after collision they stick together and move with v velocity। ठीक है, माना m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड u1 तथा u2 वेग से गतिशील है, वह टक्कर के पश्चात परस्पर चिपक कर v वेग से गतिमान है। तो पहले कौन सा भाई, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम लगा दो भाई। टक्कर से पहले और टक्कर के पश्चात, इसका पहले डायग्राम बना देते हैं एक अच्छा सा, और डायग्राम के बाद इसका डेरिवेशन कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये दो पार्टिकल है, एक का मास m1, इसकी वेलोसिटी जो है u1, दूसरा पार्टिकल है इसका मास m2, वेलोसिटी इसकी है u2। कोलिजन हो गई दोनों की इस पॉइंट पर। कोलिजन होने के बाद दोनों एक साथ कंबाइंडली मूव हो रहे हैं, चिपक कर गति करने लग जाते हैं। इसका मास m1 था, इसका मास m2, दोनों संयुक्त रूप से एक साथ गति करते हैं, स्टिक, यानी कि एक ही पार्टिकल की तरह मूव होते हैं, और वो वेलोसिटी हमने मान ली है v। तो संवेग संरक्षण जो हमने लिखा है, संवेग संरक्षण नियम से बाय लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होगा भाई, टक्कर से पहले कोलिजन, मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब कोलिजन से पहले मोमेंटम इज इक्वल टू कंजर्वेशन के बाद, सॉरी कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद जितना मोमेंटम है और कोलिजन के पहले दोनों बराबर रहे तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहलाता है। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी, इक्वेशन नंबर 1। इसी से हम v भी निकाल सकते हैं, कैसे, ये नीचे भेज दो इसके, दैट्स ऑल, m1 प्लस m2। अगर हमें कहीं सिंगल v की जरूरत पड़े तो हम ये मान रख देंगे, v इज इक्वल टू। इसी प्रकार सिमिलरली गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से बाय काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी पहले पार्टिकल की, ये m1u1 का स्क्वायर हाफ 1/2 m2u2 का स्क्वायर, ये कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी है, बराबर कोलिजन के पश्चात m1 प्लस m2 तो टोटल मास हो गया इसका, और वेलोसिटी क्या है v स्क्वायर प्लस कुछ q, और बता दो ये q कौन सी एनर्जी है भाई, वेयर q इज डेसिपेटेड एनर्जी।
डेसिपेटेड एनर्जी या कन्वर्टेड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ किस किस के बीच में, हीट में, लाइट में। अगर दो पार्टिकल टकराएंगे तो या तो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होगी, साउंड आएगा, या फिर चिंगारी उत्पन्न होगी। जैसे दो पत्थर से पत्थर टकराते हैं तो वो इनइलास्टिक कोलिजन कहलाता है। तो स्पार्किंग हो सकती है और गर्म भी हो सकते हैं, दोनों के बीच में हीटिंग भी आ सकती है। कई बार देखते होंगे दो वाहन टकराते हैं, दो ट्रक टकराते हैं तो आग लग जाती है, यानी कि हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, एंड साउंड इन फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। जहाँ Q अन्य ऊर्जा है जो ऊष्मा, प्रकाश व ध्वनि ऊर्जा के रूप में क्षयित होती है। ठीक है, अगला अपन टॉपिक लिखने जा रहे हैं हेड ऑन कोलिजन का, और इसमें लिखिए लास्ट अगला टॉपिक। अब जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट भी है, जहाँ से क्वेश्चन भी उठता है, बड़ा क्वेश्चन उठता है। नाम है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स। सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर किन की भाई? दो कणों की। तो हम कह देंगे दो पिंडों की, पिंड या कण एक ही बात है, दो पिंडों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर लिख दो भाई। इसमें क्या मान के चलेंगे, क्या समझेंगे? सम्मुख का मतलब एक दूसरे के आमने सामने। पहली बात तो सम्मुख का शब्द क्या है, सम्मुख का मीनिंग क्या है, हेड ऑन का मतलब क्या है कि टक्कर से पहले भी वो लीनियर रहे, टक्कर के पश्चात भी वो लीनियर मूव करे, तो वो कहलाता है हेड ऑन कोलिजन। तो इसमें एक बात तो ये लिख दो, द मीनिंग ऑफ हेड ऑन कोलिजन is that the particles moves in linearly path before and after collision। एक बात तो ये आ गई, यानी कि टक्कर से पूर्व व पश्चात कण यानी पिंड यदि संरेखीय रहे या रेखीय पथ में गति करे, एक ही बात है, रेखीय पथ में गति करे, तो इसे सम्मुख टक्कर कहते हैं। एक तो बात हो गई, प्रत्यास्थ का मीनिंग आप जानते हो। अब हम लेके चलते हैं कुछ बातें। माना वही M1 M2 द्रव्यमान के दो पिंड U1 व U2 प्रारंभिक वेग से टक्कर करते हैं तथा टक्कर के पश्चात इनके वेग क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं।
तब let m1 m2 mass of two bodies moves with u1 and u2 velocity, u1 and u2 velocities कर दो इन लीनियर पाथ। ठीक है, हम कह देंगे आफ्टर कोलिजन दे मूव विथ v1 एंड v2 वेलोसिटी। ठीक है, डायग्राम बना देते हैं इसका और कंजर्वेशन लॉ लगा देते हैं। तो हम वही डायग्राम बना देते हैं पहले। ये पार्टिकल जिसका मास m1 वेलोसिटी u1, ये पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी u2 मास इसका m2। हम कंडीशन में आगे u2 को 0 भी मान सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आगे जैसे जैसे कोई कंडीशन लगाएंगे उसमें कह भी सकते हैं कि u2 यानी m2 मास वाला पार्टिकल रेस्ट में भी हो सकता है। पहला पार्टिकल जिसका मास m1 था, टक्कर के पश्चात इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, मास जिसका m2 था। पहला कौन सा लगा देंगे? संवेग संरक्षण नियम, लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लिख सकते हो, लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लिख सकते हो, दोनों ही बात से। कैसे भाई? पहले पार्टिकल का मोमेंटम कितना है m1 u1, दूसरे का कितना है m2 u2। बहुत इजी है लेकिन ध्यान से देखना जरूरी है इसको। पहले का m1 u1 मोमेंटम, दूसरे का m2 u2 मोमेंटम। मोमेंटम का सूत्र होता है डायरेक्ट मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अब टक्कर के पश्चात इसका मोमेंटम कितना हो गया m1 v1, इसका कितना हो गया m2 v2, समीकरण नंबर 1। अब कह देंगे गतिज, या इसी को थोड़ा बदल दो और काम आएगा आगे के बड़े डेरिवेशन में काम आ जाएगा। कैसे भाई? ये m1 वाले एक साइड में ले लो और m2 वाले एक साइड में ले लो, तो विच इम्प्लाइज m1 u1 माइनस ये इधर ले आओ m1 v1 बराबर इसको इधर ले जाओ, तो m2 v2 माइनस m2 u2। हमारे पास m1 कॉमन आ गया, u1 माइनस v1, इधर क्या कॉमन आ गया m2, तो v2 माइनस u2। थोड़ा सिम्बलिंग सही करना, u और v मैच नहीं कर जाए, थोड़ा u को ढंग से लिखना, v को भी ढंग से लिखना। ये समीकरण नंबर 2, इसका यूज आएगा अपने पास आगे। अब देखो गतिज ऊर्जा संरक्षण, भाई गतिज ऊर्जा तो संरक्षित होगी, प्रत्यास्थ टक्कर है नियम से, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा, टक्कर से पहले काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m2 u2 का स्क्वायर बराबर टक्कर के पश्चात 1/2 mv1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3 दे सकते हो आप। अब देखो आगे, m1 वालों को एक साइड में ले लो और m2 वालों को एक साइड में ले लो। तो जैसे ही
1/2 m1 u1 का स्क्वायर इधर रखा, इसको इधर ले आओ तो -1/2 m1 v1 का स्क्वायर, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाओ भाई तो 1/2 m2 v2 का स्क्वायर तो पहले से पड़ा है, कौन किसको लेके जाएंगे उधर, इसको, तो -1/2 m2 u2 का स्क्वायर। कॉमन निकालो, कुछ इसमें निकल रहा है 1/2 कॉमन निकल रहा है, m1 भी कॉमन निकल रहा है, वैसे देखें तो 1/2 दोनों साइड से कैंसिल भी हो जाएगा, तो u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, 1/2 m1 1/2 m1 ये कॉमन निकल गया, यहाँ बच गया u1 का स्क्वायर, यहाँ बच गया v1 का स्क्वायर, बराबर इधर 1/2 m2 कॉमन निकल गया, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, क्या कट रहा है दोनों साइड से 1/2 कट रहा है, तो फाइनल इक्वेशन रहेगी m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, बराबर इधर रह गया m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर दे दो 4, काम की समीकरण ये है हमारे पास। अब समीकरण 2 और 4 से हम देखेंगे, 4 में जैसे ही 2 का भाग देंगे तो कोई समीकरण का नया ही रूप आ जाएगा, लिख देंगे नीचे इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई 2 से समीकरण 4 में 2 का भाग देने पर, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना भाई, समीकरण 4 में 2 का भाग देने पर। अब 4 ये है 2 ये है, तो 4 को वापस लिखूंगा m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, बट्टा में क्या आ जाएगा भाई, LHS में इसके LHS का भाग दो, तो m1 u1 माइनस v1 का भाग लग जाएगा, m1 u1 माइनस v1 का भाग लग जाएगा, बराबर इधर m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, होल बट्टा में इधर आ जाएगा m2 v2 माइनस u2। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, m1 से m1 कट रहा है भाई, इधर m2 से m2 कट रहा है, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, यही इक्वेशन फाइनली हमारे पास आ गई है। देखो इसके नीचे लिखना है हमें, ये आ गई है u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, होल बट्टा में u1 माइनस v1, बराबर इधर आ गई v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, होल बट्टा में आ गई v2 माइनस u2। अब ढंग से देखो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर सूत्र होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टेप सही लिखूं तो ये हो जाएगा u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, होल बट्टा में u1 माइनस v1, बराबर इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2, होल बट्टा में v2 माइनस u2। कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है और ये भी इससे कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली उत्तर क्या बच गया मेरे पास, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2, ओ छोरे प्लस आएगा माइनस नहीं, u1 प्लस v1 v2 प्लस u2, ये समीकरण आ गई मेरे पास। अब इस समीकरण में हम 2-3 बातें और लिख सकते हैं, कैसे, u1 अब इधर ले आओ u2 को, तो u1 माइनस u2, एक प्रकार से ये आपेक्षिक वेग है,
दोनों कणों का, जो ये कण ये और ये, इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखें तो u1 माइनस u2 होगा, क्योंकि u1 इसको तभी हिट करेगा जब u1 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। आगे चलने वाले पार्टिकल से पीछे वाला तभी टकराएगा जब पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा हो। तो हम दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो u1 माइनस u2, यानी कि टक्कर से पूर्व है रिलेटिव वेलोसिटी। इस v1 को उधर ले जाओ तो v2 माइनस v1 हो गया। तो अब ये भी समझने वाली बात है कि टक्कर होने के बाद अगर पीछे वाला पार्टिकल पीछे रह जाए और आगे वाला आगे चलने लगे तो इसका मतलब दूसरे पार्टिकल की स्पीड बढ़ गई है और पहले वाले की कम हो गई। तो टक्कर के पश्चात रिलेटिव वेलोसिटी ये हो गई v2 माइनस v1। ये मेन बात है बच्चों, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिए प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर से पूर्व व टक्कर के पश्चात आपेक्षिक वेग परस्पर बराबर होते हैं। टक्कर से पहले इनका आपेक्षिक वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, u1 माइनस u2। टक्कर के पश्चात रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v2 माइनस u1। तो ये दोनों बराबर आ गई इससे, और सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 से हमें सब पता चल गया। तो ये तो थी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी। इसमें थोड़ी लाइन लिख भी दो नीचे। अतः सिद्ध होता है कि टक्कर से पूर्व आपेक्षिक वेग टक्कर के पश्चात आपेक्षिक वेग के बराबर रहता है। Hence the relative velocities of particles before and after collision remain constant या इक्वल। ठीक है, कोलिजन इक्वल। इसका मतलब क्या है भाई, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। समीकरण 6 में ये सब बातें आ गई। आपसे अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए कि v1 का मान कैसे निकालें, v2 का मान, तो इस समीकरण का उपयोग आप कर सकते हो जहाँ भी करना चाहो। 6 नंबर समीकरण थी ये हमारी। चलो आगे हम लोग इन समीकरणों से फाइनल वेलोसिटी का मान निकालने का प्रयास करेंगे कि भी टक्कर के पश्चात पहले कण का वेग कितना है, दूसरे कण का वेग कितना है। तो उसके लिए इन्हीं समीकरणों का उपयोग हम करेंगे, जो अभी 1 2 3 4 1 से लेकर 6 तक इक्वेशन है उनका यूज करेंगे। देखते हैं किस प्रकार इनका मान आता है। तो अब अपन बात करने वाले, अभी मैंने 2-3 इक्वेशंस लिखी है बच्चों, वो यूज आएगी। मैं वापस इनको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, तुम्हारे चल रही होगी। एक तो समीकरण नंबर थी 2 नंबर में हमारे पास समीकरण है m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 और v2 माइनस u2। ये एक तो समीकरण हमारे पास थी 2 नंबर, इसका यूज होगा अभी। और एक हमारे पास है इक्वेशन नंबर 6 में मेरे पास है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू है v2 माइनस v1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, 6 को, ये समीकरण नंबर 6 थी, इस 6 को ऐसे भी लिख सकते हो माइनस v1 माइनस v2। ये एक प्रकार से रिलेटिव वेलोसिटी होगी फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड का। ये समीकरण नंबर 6 कह सकते हो इसको आप, कोई दिक्कत नहीं, 6 कह दो। इन 2 समीकरणों का अब यूज होगा क्योंकि हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी। तो हम कह देंगे टक्कर के पश्चात कणों, यानी कि जिसको हम पिंड भी बोल रहे हैं, पिंडों के अंतिम वेग v1 व v2 के मान ज्ञात करने के लिए अब नंबर 1 v1 का
मान ज्ञात करने के लिए V1 का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 6 को, अब ध्यान से देखना, मुझे V1 चाहिए तो V1 किसके साथ गुणा में है? M1 के साथ है। ये देखो U1 माइनस V1, इसमें से मैं जोड़ूंगा इस समीकरण को, तो इस समीकरण 6 को चाहिए, नीचे वाले ले लो, 6A ले लो। 6A को M1 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर यहाँ अंग्रेजी वाले रह गए क्या? अंग्रेजी वाले लिख दो बच्चों, इस लाइन को लिख दो ऊपर वाले को। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर collision V1 and V2, नंबर फर्स्ट क्या है? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ V1, इक्वेशन 6A जो है मल्टीप्लाई बाई M1 एंड एडिंग इन इक्वेशन 2। समीकरण 6 को तो M1 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 में जोड़ दो, जोड़ते ही सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। देखते हैं कैसे बच्चों। ये समीकरण नंबर 2 है, ये ना समीकरण नंबर 6A है, या 6 भी कह सकते हो। पहले इसको मल्टीप्लाई करो M1 से, तो M1 इंटू U1 माइनस U2, ये LHS पार्ट बन गया इसका, इसको मैंने M1 से गुणा कर दिया। इसमें क्या जोड़ेंगे? ये जोड़ेंगे, तो प्लस M1 U1 माइनस V1 बराबर, इसको M1 से गुणा करो तो माइनस M1 V1 माइनस V2, प्लस जोड़ दो किसको भाई? M2 V2 माइनस U2 को। हल कर दो इसको। कैसे हल होगा देखो, कैसे हल होगा देखो। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, M1 U1 माइनस M1 U1, प्लस ध्यान से करना है, कहीं M2 लिखते ही पूरा मामला डाउन हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, M1 U1 माइनस M1 V1 इज इक्वल टू, इसको अंदर ले जाओ, माइनस M1 V1 माइनस माइनस प्लस M1 V2, प्लस इसको अंदर ले जाओ M2 V2 माइनस M2 U2। ये समीकरण बन गई। अब इसमें देखने वाली बात है कौन सी संख्या कट रही है, कौन सी नहीं कट रही है। हमें V1 चाहिए, इसका मतलब V2 वाला पोर्शन कहीं ना कहीं कटेगा, या फिर कोई ना कोई कॉमन आएगा। देखते हैं कैसे आएगा। थोड़ा देखें बच्चों, इस इक्वेशन में हमें पता चल रहा है कि ये M1 V1 कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ थोड़ा चेंज करें। एक नंबर V2 का मान ज्ञात करने के लिए, किसका मान ज्ञात करने के लिए? V2 का मान ज्ञात करने के लिए 6A में M1 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ V2 कर देना यहाँ पर V2। ये भी U1 माइनस U2, तो यहाँ M1 U1 माइनस M1 U2 प्लस M1 U1 माइनस M, ये देखो कैंसिल हो रहा है, इधर भी माइनस का है, इधर भी माइनस का है। अब क्या बन गया? M1 U1 माइनस M1 U2 प्लस इधर देखो ये भी M1 U1 था, ये भी M1 U1, दोनों जुड़ गए तो 2M1 U1 बन गया। ये तो कैंसिल हो गया, बराबर इधर देखने वाली बात है M1 V2 प्लस M2 V2 माइनस M2 U2, ये M2 U2 इधर ले आओ ना, M2 U2 इधर ले आए। इधर क्या बच गया भाई? M1 प्लस M2, दोनों में से कॉमन निकल गया। क्या कॉमन निकल गया? देखो इन दोनों टर्म्स में से V2 कॉमन निकल रहा है, यस। तो अब V2 का मान निकाल लो भाई। V2 का मान निकाल लेंगे, यहाँ भी कुछ कॉमन निकल रहा है। देखो
M2U2 कॉमन निकल रहा है तो एक स्टेप और लिख देते हैं पहले। 2M1U1 माइनस U2 बाहर निकाला तो M1 माइनस M2 हो गया। ये M1 माइनस M2, क्योंकि ये माइनस चिन्ह बाहर निकाला तो ये तो प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, बराबर M1 प्लस M2 इंटू V2। अब V2 का मान निकाल दो। V2 इज इक्वल टू 2M1 बट्टा M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस M1 माइनस M2 बट्टा M1 प्लस M2 इंटू U2। समीकरण ये है सबसे बढ़िया। ऐसी समीकरणें ही हमें निकालनी पड़ेगी बच्चों। 11वीं क्लास में आ गए हो, इन चीज़ों से फेस करना सीखो। समीकरण नंबर जो भी देना चाहो आप 7 दे दो इसको। चलो तो समीकरण 7 में हम कोलिजन के बाद दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी का सूत्र डिटरमाइन कर चुके हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 6 को M2 से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण 2 में से घटा देंगे। घटाते ही V1 का मान आ जाएगा। चलो लिखते हैं वापस और फिर यहाँ तक उतारिए, इसके बाद आगे का। ये समीकरण वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, अगर लिखो तो कहीं ऊपर लिखे छोड़ दो, क्योंकि इन्हीं से तो ये V1 और V2 निकलता है। अब देखो वापस फिर से देखो कंडीशंस। लिख दो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ V1 द इक्वेशन 6 मल्टीप्लाई बाय M2 एंड सबट्रैक्टेड इक्वेशन 2 फ्रॉम 6 फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ V1 इक्वेशन 6A थी ना, ये 6A मल्टीप्लाइंग PLYING प्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय M2 एंड इक्वेशन 2 सबट्रैक्टेड। देखते हैं, पहले इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई करो किससे भाई, M2 से, U1 माइनस U2। इसको मैंने इस पूरे कंपोनेंट को M1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस क्या घट जाएगा ये, तो M1 U1 माइनस V1 बराबर, इसको पहले मल्टीप्लाई करो किससे भाई, M2 से, V1 माइनस V2 माइनस M2 V2 माइनस U2। नेक्स्ट देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो M1 U1 माइनस M1 U2 माइनस M1 U1 माइनस माइनस प्लस M1 V1। ये माइनस अंदर जाके इसको प्लस कर देगा तो प्लस M1 V1। इसको अंदर ले जाओ तो माइनस M2 V1 माइनस माइनस प्लस M2 V2। और देखो थोड़ा सा यहाँ M1 से नहीं कर रहे थे, हम M2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये M2 U2 चेंज करना बेटा, M2 U1 माइनस M2 U2 माइनस M1, ये सब सही चल रहा है। ये 6 इक्वेशन नंबर 6 का पहला टर्म था जिसको M2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने बोला ज़रूर है लेकिन लिखने में M1 हो गया, कोई बात नहीं। M2 V1 माइनस का माइनस माइनस प्लस M2 V2 माइनस M2 V2 माइनस माइनस प्लस M2 U2, ये सही है। यानी कि इसको M2 से मल्टीप्लाई हमने कर रखा है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। अब कैंसिल होगा V2 का पोर्शन, ये M2 V2 प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया ना, यहीं पर ही कैंसिल कर दो इसको।
और अब जो V1 वाले पोर्शन है उसको एक साइड में लो, बाकी सबको एक साइड में लो। तो M2 इसको मैं इधर ले आता हूँ, इस पोर्शन को इसको मैं इधर ले आता हूँ और इस पूरे भाग को मैं उधर ले जाता हूँ। तो ये बन गया M1V1 प्लस M2V1। एक बात बराबर यहाँ क्या क्या पड़ा है पहले से, M2U2 पड़ा है, M2U2 पड़ा है। फिर ये M2U2 उधर जाएगा तो प्लस में जुड़ जाएगा M2U2। ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये होके जाएगा प्लस का। तो M1U1 माइनस M2U1, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, ये टर्म्स पड़ा। ये माइनस का उधर जाके प्लस का, ये प्लस का लिख दिया। ये माइनस का था उधर जाके हो गया प्लस का, ये पड़ा ये पहले से यहीं पर। समीकरण बन गई हमारे पास अच्छी सी। देखो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों, M1 प्लस M2 तो है ही, कॉमन में निकल रहा है V1 बाहर। यहाँ पर देखने वाली बात है कि M2U2 और इधर भी M2U2, ये दोनों मिलकर क्या हो गए 2M2U2 प्लस इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है U1, तो M1 माइनस M2। देखो समीकरण तो ऐसी की ऐसी बन गई, लेकिन इसमें M1 ऊपर था तो यहाँ अब क्या आ जाएगा M2, गुणा में U1 था तो गुणा में क्या आ जाएगा U2, इसमें गुणा में U1 है तो यहाँ क्या था U2। तो ये देखो विच इम्प्लाइज V1 इज इक्वल टू, इसके बट्टा में चला जाएगा 2M2 बट्टा M1 प्लस M2 इंटू आ जाएगा U2 प्लस ये पूरा मान लिखो M1 माइनस M2 होल बट्टा में M1 प्लस M2 इंटू आ जाएगा U1। दोनों समीकरण एक साथ देखने से पता चलना चाहिए तुम सबको कि M1 प्लस M2 का तो सब जगह भाग लग रहा है। पहले टर्म में U2 से गुणा हो रहा है, यहाँ U1 से हो रहा है। जब अगर V2 ज्ञात करें तो U1 से गुणा करो, V1 ज्ञात करें तो U2 से गुणा करो, लेकिन मास भी चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ M1 है तो यहाँ M2, V2 के लिए M1U1 और V1 के लिए M2U2, सिंपल सी बात। यहाँ सब्ट्रैक्शन का और योग का आपस में रेशियो है, यहाँ U1 था तो यहाँ U2। अब ये समीकरण याद रखनी चाहिए, अगर बीच का कोई डेरिवेशन भूल भी जाओ माइनस प्लस के कारण, ये जरूर कंक्लूड करना कि V1 है तो M2U2 मल्टीप्लाई में आएगा, V2 है तो M1U1 आएगा, 2 से तो मल्टीप्लाई होना ही है। इधर ढंग से देखें तो दोनों का सब्ट्रैक्शन बटा दोनों का योग का रेशियो दोनों स्थितियों में है। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस है, ये U1 है तो ये क्या है U2। ये समीकरण नंबर दे दो 8। समीकरण 7 और 8 से हमें कुछ सब एप्लीकेशंस और मिल जाएंगे 2-4। लास्ट इस टॉपिक को एंड करते हैं। तो समीकरण 2 और 6 के उपयोग से हमने क्या क्या निकाल लिए, V1 और V2 के मान, यानी कोलिजन के बाद पार्टिकल की स्पीड क्या रहेगी वो हमने निकाल ली है। देखते हैं लास्ट। मैं अगर लिख दूं यदि इफ M1 इज इक्वल टू M2 बराबर मान लो M के है, तो जैसे ही आप M1 इज इक्वल टू M2 रखते हो तो V1 का जो मान है ना ये तो 0 हो गया, M1 माइनस M2 करते ही, तो केवल इसके बट्टा में बच गया। तो ये 2M बट्टा 2M ये बन गया M1 प्लस M2 से, इंटू क्या आ गया U2, ये कैंसिल हो के इसका मतलब V1 है किसके बराबर आ गया U2 के। अगर पार्टिकल दोनों बराबर हो मास में भी M और M, तो टक्कर जैसे ही होगी, टक्कर होने के बाद पहले की जो स्पीड थी पहले वाले पार्टिकल की वो दूसरे वाले पार्टिकल ले लेगा टक्कर होने के बाद, और जो दूसरे पार्टिकल की स्पीड U2 थी वो पहले वाला पार्टिकल ग्रहण कर लेगा। चित्र में थोड़ा सा ध्यान दो। वह V2 का मान देखो, V2 का मान ये तो 0 हो गया सारा ही। यहाँ ढंग से देखें तो 2M1 बट्टा M1 प्लस M2 ये भी 1 हो जाएगा, तो V2 किसके बराबर आ जाएगा 2M प्लस M इंटू U1, तो ये V2 आ जाएगा U1 के बराबर। यानी कि यदि दोनों कणों के द्रव्यमान परस्पर बराबर हो
तो उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। पहले वाले का जो वेग था वो दूसरे वाला ग्रहण कर लेगा, दूसरे वाला पहले वाले में। तो लाइन फाइनल आ जाएगी, अर्थात प्रत्यास्थ टक्कर में समान द्रव्यमान वाले पिंडों के वेग टक्कर के पश्चात परस्पर बदल जाते हैं। लिख दो बच्चों, such that in elastic collision हेड ऑन कोलिजन, और कह देना हेड ऑन कोलिजन, such that in elastic collision या head on collision the velocity of particle interchanges when their mass are equal, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल मास से जो पार्टिकल कोलाइड्स इन हेड ऑन कोलिजन देन दियर वेलोसिटीज आर इंटरचेंजेस, यानी समान द्रव्यमान के कण अगर सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं तो उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे वापस इसी टॉपिक को क्रमबद्ध रखते हुए, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है तो दूसरे वीडियो में बनेगा, और उसके साथ इस चैप्टर का एंड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद बहुत बहुत।